जी तनवीर, जब स्टार्ट करना हो तो बता दीजिएगा, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे ख्याल है स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। आज का वेबिनार है इकोनॉमिक मार्केट एंड इकोनॉमिक आउटलुक, और मेरे साथ वसीम और मुबशिर अनीस हैं। वसीम इज आवर हेड ऑफ रिसर्च एंड मुबशिर इज हेड ऑफ इक्विटीज फॉर कन्वेंशनल फंड्स। जी ओवर टू यू मुबशिर एंड वसीम। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वसीम। हम आज जो है थोड़ा सा इकोनॉमिक आउटलुक और कैपिटल मार्केट्स पर डिस्कस करेंगे अपने मंथली जो हमारा सेशन होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, एज यू नो कि अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन के नंबर्स के अंदर एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। मार्च अप्रैल के अंदर जो इन्फ्लेशन पीक किया था वहाँ से इन्फ्लेशन नीचे आ रही है कंटिन्यूसली, और 8.4% से जो है वो जुलाई के अंदर इन्फ्लेशन का नंबर रहा। यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ने नहीं की, जैसा कि गवर्नमेंट ने एनर्जी प्राइसेस का जो एडजस्टमेंट्स थी वो अभी तक नहीं की, जिसमें आप कह सकते हैं कि यूटिलिटी टैरिफ्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है वो नहीं बढ़ाया, जो कि एग्री किया था लास्ट टाइम जब हम आईएमएफ प्रोग्राम में थे आईएमएफ के साथ। इसके अलावा पेट्रोलियम प्राइसेस की तरफ भी जो है हमने पूरा जो इम्पैक्ट है, या इनफैक्ट वो वहाँ पर इम्पैक्ट पास ऑन ही नहीं किया। पेट्रोलियम लेवी हमने इनफैक्ट पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जीरो कर दी। एचएसडी के ऊपर लगभग 2 रुपए के करीब हम पेट्रोलियम लेवी चार्ज कर रहे हैं, और जो बजटेड नंबर्स हैं वो उससे कोलैबोरेट नहीं कर रहे, जहाँ पर हम पेट्रोलियम लेवी की जो कलेक्शन का जो टारगेट है वो लगभग 600 अरब रुपए के करीब है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो इन्फ्लेशन का टारगेट दिया था वो साल 2022 के लिए वो 8.2% था। हमारे बेस केस के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को लगभग 7.5% के लगभग बन रही होगी। और आईएमएफ की अगर हम बात करें, जो आईएमएफ ने इनिशियल एस्टिमेट्स दिए थे, ये टारगेट्स दिए थे बिजली और पेट्रोलियम लेवी के, अगर वो हम अकाउंट फॉर कर देते हैं अपने बेस केस मॉडल के अंदर, तो हमारा इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो 8.5% तक चला जाएगा। आईएमएफ के साथ अभी डिस्कशंस चल रही हैं। इनिशियली जो हमने एग्री किया था आईएमएफ के साथ कि हम जुलाई तक जो है वो मजीद 3 रुपये 60 पैसे जो है बेस टैरिफ को हम बढ़ा देंगे, जो कि अभी तक हमने नहीं बढ़ाया, तो जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम भी डीरेल हुआ और थोड़ा सा डिले हुआ। अभी जो न्यूज़ फ्लो है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डिमांड कर रहे हैं कि जनवरी 2022 से जो बिजली के की कीमतें हैं वो 2.5 रुपये फी यूनिट से लेकर 3 रुपये फी यूनिट तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बढ़ाए, तो हम आगे कंटिन्यू कर सकेंगे आईएमएफ प्रोग्राम। तो ये थोड़ा सा कंसर्न्स है। अगर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हाइक्स होते हैं एज पर द आईएमएफ प्रोग्राम, और जो इनिशियल नंबर्स थे उसके मुताबिक,
तो इन्फ्लेशन का नंबर बढ़कर आएगा, लेकिन हम अब चूंकि थोड़ा सा ये लैग इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का, क्योंकि पहले हम जुलाई में और अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब ये शायद जनवरी और अप्रैल के अंदर जाकर ये चीज़ें मटीरियलाइज हों, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेशन का की ट्रेजेक्ट्री हमें थोड़ा सा लग रही है कि इनिशियल एस्टिमेट से थोड़ा सा नीचे आ जाए, 7.5% साल का इन्फ्लेशन बने और सेकेंड हाफ का इन्फ्लेशन लगभग 8% तक जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा पॉलिसी मेकर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह से उनका नैरेटिव चेंज हुआ है। फॉर इंस्टेंस स्टेट बैंक की जो रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें किस तरह से उन्होंने जो बात की है और लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बातें की, उसका हम एक कंपैरिजन देख रहे हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ने इस दफ़ा क्लियर एक इंडिकेशन दिया कि ग्रोथ 4 से 5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इस साल का 7 से 9% के बीच होगा और मीडियम टर्म टारगेट 5 से 7% होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2 से 3% ऑफ जीडीपी के बीच में स्टेट बैंक फोरकास्ट कर रहा है और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिजर्व्स के अंदर जो है वो एक्रीशन होगी साल 2022 के अंदर। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये ओपिनियन है कि अगर जो प्रेशर आता है, डिमांड साइड प्रेशर आता है, तो डेफिनेटली जो है वो फिर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, मॉनेटरी टाइटनिंग की जा सकती है और जो भी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा स्टेट बैंक वो ग्रेजुअल उसके इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। और गवर्नमेंट के एंड से अगर हम बात करें तो जो शौकत तरीन साहब है उनका कहना है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर नीचे जाएंगी तो हम पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर प्राइसेस का जो रिलीफ है वो हम पास ऑन नहीं करेंगे, वहाँ से हम अपनी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएंगे। ये एक चंद एक की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने अभी बात की है फ्रॉम स्टेट बैंक पर्सपेक्टिव और फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एंगल से जो इनका एक ओपिनियन है। करेंसी के ऊपर हम बात करें तो लगभग 8-9% के करीब हम करेंसी डेप्रिसिएशन देख चुके हैं, अभी क्या डेप्रिसिएशन देख चुके हैं फ्रॉम इट्स रिसेंट हाई। लगभग रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो 100 के करीब चल रहा था एज ऑफ जून और मेरे ख्याल से वहाँ से फर्दर इंप्रूवमेंट हुई होगी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई और अगस्त के अंदर फर्दर रुपया जो है वो डेप्रिशिएट किया है। जून की जो क्लोजिंग थी वो 157.50 रुपए के लगभग थी, जो कि अभी 164 रुपए के करीब चल रहा है। करेंसी डेप्रिसिएशन की ऑब्वियसली एक वजह ये भी है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो सिग्निफिकेंटली बेहतर हुआ है। डॉलर एप्रिसिएशन हमें देखने में आई है ग्लोबली, लगभग 3% के करीब, 2.25% के करीब डॉलर एप्रिशिएट किया है, जिसका एक इम्पैक्ट हमारी करेंसी के अंदर भी रिफ्लेक्ट हुआ। और इसके अलावा जैसे कि स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में भी कहा कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर जो है एक्सचेंज रेट को ये लोग यूज करेंगे और वहां से जो है करंट अकाउंट को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर डिमांड से प्रेशर आता है तो फिर जाकर जो है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर अपना व्यू जो है वो चेंज करेंगे। ये थोड़ा सा हम कंपैरिजन देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो बजटेड नंबर्स थे और हमारे एस्टिमेट्स में कितना फर्क है। गवर्नमेंट जो है वो टारगेट कर रही है 2.2 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट, गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट था जो उन्होंने बजट के टाइम पे दिया, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9.2 बिलियन डॉलर या लगभग आप कह सकते हैं 2.8% ऑफ जीडीपी के करीब आ सकता है, विच इज इन लाइन विद द स्टेट बैंक्स गाइडलाइन जो कि 2 से 3% स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है। इसमें चूंकि हमारे ख्याल से जो करंट अकाउंट का नंबर है वो चूंकि गवर्नमेंट एस्टिमेट से ज्यादा बड़ा होगा, इसके अलावा हमारी कुछ डेट रीपेमेंट्स भी होंगी इस साल के अंदर, तो उन सारी चीज़ों को जब हम नेट ऑफ कर लेते हैं तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल अकाउंट और उसका जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो मार्जिनली पॉजिटिव है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट आप कह सकते हैं कि वो मार्जिनली पॉजिटिव होगा, कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जो है ओवरऑल बैंकों के एफएक्स रिजर्व्स के अंदर शायद नजर ना आए, जिस तरह से हमें 2020 और 2021 के अंदर आई, जो कि 14.4 बिलियन डॉलर 2019 में थे एफएक्स रिजर्व, जो कि 2021 के एंड पे यानी जून 2021 में 23.3 अरब डॉलर के करीब हो गए। वैसे शायद इतना जो है बड़ा जंप हमें वहां पर शायद नजर नहीं आए।
बाकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के। काफ़ी इंकरेजिंग नंबर्स थे एफबीआर के। जुलाई के महीने के रेवेन्यू के हवाले से तकरीबन 413 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया। टारगेट से जो है वो लगभग 37% जो है वो ग्रोथ थी रही है। 71 बिलियन से टारगेट को सरपास किया है एफबीआर के अंदर। इसमें अक्रॉस द बोर्ड ही रेवेन्यू के नंबर्स बेहतर रहे। चूंकि रेवेन्यू के नंबर बढ़ने की जो वजह है उसमें दो बड़ी वजूहत हैं। एक, आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री का जो कंपोनेंट है ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर और जीडीपी के अंदर, उसमें काफ़ी मिसमैच है। फॉर इंस्टेंस, इंडस्ट्री का जो जीडीपी में कॉम्पोजिशन है वो लगभग 19% है, जबकि रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर जो टारगेट जो वो है उसका कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 70% के करीब है। तो एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप कर रही है। हमने रिसेंटली देखे भी एलएसएम के नंबर्स भी काफ़ी बढ़कर आए। और दूसरा जो है इंपोर्ट्स का बढ़ना है। जो ओवरऑल इंपोर्ट्स जो है वो प्राइसेस की वजह से भी बढ़ी हैं, वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ भी आई है। जब प्राइस और वॉल्यूम्स दोनों बढ़ रहे होंगे तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट सेल्स टैक्स और बाकी चीज़ों के ऊपर भी पॉजिटिवली आएगा, कलेक्शन के ऊपर। तो ये दो एक वजूहत हैं प्राइमरीली रेवेन्यू एफबीआर के कलेक्शन की बढ़ने की। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो ठीक ठाक कम हो गई है। पहले महीने के अंदर लगभग मुश्किल से शायद 1.5-2 अरब रुपए के करीब पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन हुई हो फर्स्ट मंथ के अंदर। तो नेट ऑन नेट अगर हम देखेंगे मिलाकर एफबीआर रेवेन्यू को और पेट्रोलियम लेवी को तो शायद इतना बड़ा ग्रोथ का नंबर शायद नहीं नजर आता जितना बड़ा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हो जाएगी, ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर रहेगी और फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.3% तक आ जाएगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा फिस्कल साइड भी ओवरशूट कर जाएगी। कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट जो है वो शायद 6.3% ना हो, वो शायद 1% कम से कम जो है वो ओवरशूट कर सकता है। डिपेंड उसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन का कम होना अपने बजटेड नंबर से, स्टेट बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का कम होना, एफबीआर का जो रेवेन्यू टारगेट है उसकी निस्बत एफबीआर शायद 250-300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल वहां पर देख सके हम। तो ये एक बुनियादी वजूहात हैं जो कि हमें लगता है कि ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और प्राइमरी डेफिसिट का नंबर भी जो कि है वो हमें लग रहा है कि वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा जो कि इनिशियली बजटेड किया गया है। स्टॉक मार्केट के ऊपर मेरे साथ मुबशर है, वो थोड़ा सा इसके ऊपर आपको ब्रीफ अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मुबशर अनीस। थोड़ा मार्केट की वैल्यूएशन से बात कर लें। जिस तरह ग्राफ में देख रहे हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो हमारा अर्निंग्स यील्ड का फ़र्क जो बेसिकली शरह मुनाफा है उसका फ़र्क 10 साल के जो पेपर पे हमें रिटर्न मिलता है उससे तकरीबन 1.1% का है। आई थिंक अगर हम करेंटली देखें तो अगर हमारा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 6.5% का है तो उस पर अर्निंग्स यील्ड जो शरह मुनाफा है KC100 का वो तकरीबन बनता है 15.5% का। तो ये बेसिकली जो अगर 10 साल के पेपर पे आपको रिटर्न मिल रहा है 9.83% का तो उससे तकरीबन 5.5% ज़्यादा है। तो इफेक्टिवली अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें और इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकली इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल्स देखें तो ये फ़र्क एक्चुअली होना चाहिए 1.1% के करीब। तो ये जो भी 5.5% का चल रहा है तो वहां से अगर हम देखते हैं तो तकरीबन हिस्टोरिकल एवरेज से 25-30% हम लोग सस्ते हैं करंट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में। और जिस तरह वसीम इस चीज़ को टच कर चुके हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन की जो आउटलुक है इवन आफ्टर अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं हमारा क्या कहते हैं एनर्जी इवन आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एनर्जी प्राइसेस की इंक्रीज और बाकी जो IMF के साथ हमारे कंडीशंस हैं तो भी आई थिंक हम लोग अंडर 9% हैं। तो इन्फ्लेशन का आउटलुक थोड़ा मेलो है और इस आई थिंक लॉन्ग पेपर ऑलरेडी 1.25% उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रहा है इंक्रीज को बेस्ड ऑन आवर हिस्टोरिकल डिफरेंशियल। तो आई थिंक उस तनाजुर में मार्केट काफी सस्ती है। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा जी यहाँ पर आप सॉरी
यहाँ पर आप थोड़ा बेसिकली मार्केट के कुछ आंकड़े देख रहे हैं हिस्टोरिकल तनाजुर में। तो यहाँ मार्केट कैप टू जीडीपी हमारा जो 2005 से अगर करंटली देखें तो ऑन एवरेज 24% तक रहा है। करंटली वो 17% है। बेसिकली जो हिस्से केसी में ट्रेड होते हैं उनकी कुल कीमत तकरीबन हमारे जीडीपी का 17% है, जो कि हिस्टोरिकली 24% तक रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी काफी मार्केट रिलेटिवली चीप है। इसी तरीके से जो आप टॉप राइट पे ग्राफ देख रहे हैं उस पर हम प्राइस टू बुक करंट आपको नजर आ रहा है। तो प्राइस टू बुक पे भी ओवरऑल हमारी मार्केट ट्रेड कर रही है अराउंड 1 के प्राइस टू बुक पे, जो कि हिस्टोरिकली 1.25 के प्राइस टू बुक पे, जो डेटा आपके सामने है 2006 से, उस पे ट्रेड करती रही थी। इस चीज को हम टच अप कर चुके थे। आई थिंक बेस्ड ऑन पी आप डिफरेंट बेस्ड ऑन किसका देख रहे हैं। आई थिंक ब्लूमबर्ग का अंडर 6 का है, वो 6.25 का उनका फॉरवर्ड पी है करंटली। अगर हम 6.5 का भी लेते हैं तो जिस तरह हमारा हिस्टोरिकल पी जो रहा है 8.5 का पी रहा है, जो करंटली अराउंड 6 6.5 के दरमियान है। और इसमें जो 8.5 का पी है वो एक वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के दरमियान रहा है, जिसमें आपने देखा एक पॉइंट पे हमने 13% के आसपास भी इंटरेस्ट रेट्स देखे। तो करंट इंटरेस्ट रेट के एनवायरनमेंट में जिसमें आपका सेंट्रल बैंक ऑलरेडी एक काफी मेलो गाइडेंस दे चुका है, जिसमें वो शायद ग्रोथ को इंट्रेंच होना पहली तरजीह दे रहे हैं और आउटपुट गैप को फिल करने की वो तरजीह दे रहे हैं, जिसके बाद शायद और कोर इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, जो हिस्टोरिकली आप हेडलाइन नंबर देखते थे। तो उस तनाजुर में आई थिंक हम लोग डिस्पाइट दीज कंडीशंस हम लोग तकरीबन 6.5 तकरीबन 30% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो हिस्टोरिकली हम करते रहे हैं ऑन एवरेज लास्ट 14-15 सालों में। जहां तक रही डिविडेंड यील्ड की बात, हमारा डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा बीच में हैम्पर हुआ था, क्योंकि आपका एक बड़ा सेक्टर जो एनर्जी है उसमें सर्कुलर डेट की वजह से पे आउट्स कर्टेल रहे थे। लेकिन ऑलरेडी लो पे आउट के साथ साथ एनर्जी सेक्टर के मल्टीपल्स भी ऑब्वियसली डी रेट हो चुके हैं। तो आई थिंक अभी करंटली जो हम लोग यील्ड्स ऑफर कर रहे हैं, डिविडेंड यील्ड ही तकरीबन 6% के आसपास है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पे कुछ प्रोग्रेस होती है, तो आई थिंक काफ़ी सारी एनर्जी चेन की कंपनीज के पुराने जो मुनाफे थे वो भी अनलॉक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपसाइड देखते हैं अगर एनर्जी सेक्टर में कुछ काम होता है तो। अच्छा, लास्टली हम लोग यहाँ पर हिस्टोरिकली हमने केसी इक्विटी लोकल इक्विटीज के रिटर्न्स दिखाए हैं काफ़ी डिफरेंट एसेट क्लासेस के साथ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर केसी 100 का रिटर्न्स बाय फार एक्सीड कर रहा है बाकी सारे एसेट क्लासेस को। तो आई थिंक जनरली एक्विटीज लोकली भी हिस्ट्री है हमारे पास, ग्लोबली भी है कि एक्विटीज एज एन एसेट क्लास यूजुअली इन द लॉन्ग रन आउट परफॉर्म ऑल द एसेट क्लासेस। So I think that's it from our end. हल साहब अगर कोई सवालात लेना चाहे तो वसीम और मैं अवेलेबल हैं यहाँ पर। कुछ सवालात हैं। थैंक यू वसीम एंड मुबशर। कुछ सवालात है, जैसे आप बता रहे हैं कि हिस्टोरिकली जो पीआईबी वर्सेस स्टॉक मार्केट का डिफरेंशियल रहा है वो 1.1% था। तो अगर आप उस ग्राफ पे थोड़ा सा वापस जाएं, मैं एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। Sorry. जी, this one. अच्छा, इसमें इतना यानी ये जो पीरियड है, फॉर एग्जांपल दिसंबर 19 या शायद मे बी जून 19 से ऑनवर्ड्स, ये डिफरेंस परसिस्ट कर रहा है, जबकि आप इससे पिछला हिस्टोरिक पीरियड जब भी देख लेना तो करेक्शंस आई हैं और ये डिफरेंशियल जो है एडजस्ट हुआ है मार्केट की फेवर में। बट ये तकरीबन 2 साल का पीरियड ऐसा आ रहा है कि जिसमें ये 1.1 से ऊपर ही आ रहा है ये डिफरेंशियल, और अभी लेटली जो है ये और थोड़ा वाइड हो गया है। तो इसके पीछे क्या फिनोमेना है? क्या आई थिंक ये थोड़ा सा मार्केट री-रेट नहीं हो रही? जी, तो देखिए कुछ हद तक री रेटिंग आपको नजर आ रही है। आई थिंक ये थोड़ा डेटेड डेटा है। आई थिंक डिफरेंशियल इसमें शायद थोड़ा सा ऊपर आ रहा है।
लेकिन अगर हम लोग हमारे इंटरनल एस्टिमेट्स को देखें तो आई थिंक उसके हिसाब से तकरीबन 5.5 का रह गया होगा, जो एक पॉइंट पे शायद ग्राफ में आपको नजर आ रहा है वो डबल डिजिट को अप्रोच कर रहा था। तो आई थिंक थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग हिस्ट्री से काफी डिफरेंस पे ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारा एक बड़ा सेक्टर जो है एनर्जी स्पेस, उसमें मल्टीपल्स आपको अभी भी काफी डिस्ट्रेस वैल्यूएशंस पे चल रहा है, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में आपने जो अपना सर्कुलर डेट का जो मसला है वो रिजॉल्व नहीं किया। तो उसकी वजह से एक जैसे फॉर एग्जाम्पल एनर्जी सेक्टर का 20% आपका वेट है, सिमिलरली पावर का वेट आई थिंक बिटवीन स्लाइटली अंडर 10 होगा। तो आई थिंक ये सेक्टर्स हैं जो कि आई थिंक आपको 3 या 4 के पीई पे मिल रहे हैं। तो आई थिंक बारिंग दैट भी अगर आप देखें तो डिफरेंशियल आई एम प्रीटी श्योर काफी सिग्निफिकेंट होगा हिस्ट्री से। तो आई थिंक उसमें गिवन द कंडीशंस दैट वी आर ऑपरेटिंग अंडर, जिसमें आपको फिक्स्ड इनकम पे डिफरेंट एसेट क्लासेस पे जो रिटर्न शराय मुनाफा मिल रहा है, फॉर एग्जांपल वो 9 9.5 के करीब है, तो यहाँ पर जो आपको फिर भी वो चीज़ ऑलरेडी एडजस्ट करने के बाद प्राइसेस डी रेटिंग के बाद शराय अर्निंग्स की जो शराय वो आपको 15% से ऊपर की मिल रही है। बेसिकली जो अगर आप KC100 को एज एक सिंगल कंपनी लेंगे तो आप एक 100 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, तो वो अगले साल में 15.5-16 रुपए का मुनाफा दे रही हो का मुनाफा कर रही होगी। तो वो ये इस तनाजुर में ऑलरेडी काफी इनएक्सपेंसिव है, और स्पेशली इन दिस मॉनेटरी एनवायरनमेंट। अच्छा, इसी तरह चले ऑयल एंड गैस में तो आई एग्री विद यू के सर्कुलर डेट इज द मेजर इशू। बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, हालांकि उनकी बुक्स क्लीन हो चुकी हैं, अर्निंग्स की फोरकास्ट अच्छी है। उस पर जरा कमेंट कीजिएगा। सर आई थिंक बिल्कुल हमारी बैंकिंग जनरली अगर आप रीजन में देखें तो काफ़ी किताबों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ओब्वियसली अर्निंग्स प्राइस टू बुक पे मतलब मिड टीन्स में उनके आरओईज हैं, डिस्पाइट दैट कि वो 0.6 0.7 पे चल रही है। आई थिंक बड़े बैंक्स का ऑन एवरेज डिविडेंड डील डबल डिजिट के आसपास ही होना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं। आई थिंक कुछ टाइम पहले तक एक इशू रहा है कुछ 2-3 सालों में कि $1.5-2 बिलियन की फॉरेन सेलिंग रही है, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिकली जो एक्सपोज्ड सेक्टर्स थे फॉरेनर्स के, वो उसमें थोड़ी सी सेलिंग आई थी, उनकी एक डी रेटिंग की वजह कुछ अगर आप पिछले सालों में ये रही है। लेकिन आई थिंक अब ओवरऑल ENP स्पेस के अंदर, बैंकिंग स्पेस के अंदर फॉरेन होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ दैट टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग काफी सिग्निफिकेंटली कम हो गई है। तो हम देखते हैं जिससे हम आगे प्रोसीड करेंगे, जब थोड़ा बियॉन्ड 6 मंथ्स जब इंटरेस्ट रेट की शायद साइकिल टर्न होना शुरू होगा, और आई थिंक अर्निंग्स और की विजिबिलिटी ज्यादा ऑब्वियसली क्लियर है, लेकिन आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आई थिंक ये भी शायद मार्केट के साथ साथ कैचअप करेंगी इनकी रिटर्न्स भी, आई एम श्योर। अच्छा, एक जो अभी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के जहन में आता है और मेरा ख्याल है हमें उस पर कमेंट भी करना चाहिए, वो है जियो पोलिटिकल सिचुएशन, जो स्पेशली हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है। तो इसका आप कितना इम्पैक्ट, बेसिकली मार्केट प्लेयर्स इसका भी इम्पैक्ट लेते हैं ऑब्वियसली, और सेकेंडली कोविड पे अगर कुछ कमेंट करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये दो चीज़ें भी मार्केट के कॉन्फिडेंस के लिए उसको डैम्पन करती हैं या उसको स्ट्रेंथन करती हैं, तो इन पे भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। I think COVID की prevalence has been a blessing in disguise for us. उसमें हमारा इंपोर्ट बिल को काफ़ी कर्टेल गया था, और ट्रैवलिंग की वजह से हमारे रेमिटेंसेस वगैरह अच्छे बढ़ गए थे। ग्लोबली दुनिया बंद थी तो एक्सपोर्ट्स भी हमारे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किए। तो आई थिंक अभी लोकल हमें इमीडिएटली कोई इस तरह का आउटलुक नहीं लग रहा कि कोई लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर्टेल होगी, होपफुली जो अभी तक हालात नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट शुड बी अ मेजर फैक्टर इन कर्टेलिंग आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां तक रही अफगानिस्तान की बात, आई थिंक हमारा ओवरऑल एक्सपोजर जो लिस्टेड स्पेस का है वो इतना है नहीं। हम सीमेंट कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं करता उनके नफों में। तो आई थिंक और एक छोटी मोटी कुछ और कंपनीज होंगी जिनका थोड़ा बहुत एक्सपोजर होगा। तो जो आउटलुक हमें उनकी मैनेजमेंट से मिलता है तो वो हमें इतना सिग्निफिकेंटली ओवरऑल केसी वाइड इतना कोई हर्ट होते हुए नहीं लगती प्रॉफिटेबिलिटी, या उससे कोई कोई मेजर सिग्निफिकेंट डाउनसाइड नहीं लगती हमारे ओवरऑल इक्विटीज स्पेस के आउटलुक में।
जी, इसमें सिर्फ मैं कमेंट ये करना चाह रहा था कि जिस तरह ये अफ़गान इश्यू एक एक सॉर्ट ऑफ एक एक समझ लें कि एक स्टेलमेट ही है कि अभी तक उनकी पॉलिटिकल सॉल्यूशन कोई नहीं निकल सका। तो उसमें यूएस की तरफ से शायद कुछ प्रेशर हो, मे बी आईएमएफ के एंड पे, बट आईएमएफ का मैं इस मंथ में तो न्यूज़ अच्छी थी कि उन्होंने हमारे लिए $2.8 बिलियन डॉलर की एसडीआर्स अप्रूव हो गई हैं। बट मतलब आप इसको किस एंगल से देखते हैं कि यूएस का प्रेशर इकोनॉमिक फ्रंट पे रहेगा मल्टीलेटरल एजेंसी पे कि वो पाकिस्तान को लाइंस जो हैं उनको कर्टेल करें या कुछ रिस्ट्रिक्शन ज्यादा सर लगा? इमीडिएट आई थिंक वसीम उस चीज पे ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं हमारे फिस्कल आउटलुक पे और हमारे एक्सटर्नल आउटलुक में। करंटली ऑब्वियसली जो हमें एसडीआर की एलोकेशन 2.8 बिलियन की मिली है, आरडीएस के फ्लोज आ रहे हैं हमने, तो ओवरऑल जिस तरह का करंट अकाउंट हम लोग देख रहे हैं वो इन द शॉर्ट टर्म तो ऑब्वियसली हमने फंड कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट शुडंट बी एन इशू। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली क्योंकि हमारा हमेशा की तरह कंजम्पशन लेड ग्रोथ मॉडल है, वहां पर अगर ऑब्वियसली ऑन द एक्सपोर्ट साइड या रेमिटेंसेस की साइड पे थोड़ी सी स्लिपेजेस होती हैं तो वी माइट सी सम प्रेशर ओवर द नेक्स्ट 6 to 7 months बियॉन्ड दैट। तो आई थिंक वहां तक तो आई थिंक अभी तक इमीडिएट अगर आप मेरे से आउटलुक पूछे तो उस पर कोई इतना बड़ा इशू नहीं लग रहा। Having said that, IMF वाली चीज पे जो चीजें हैं एनर्जी प्राइसेस की रैशनलाइजेशन एंड प्राइमरी डेफिसिट वाली बात पे जिस तरह आई थिंक वसीम ने एक स्लाइड में ऑलरेडी उस पर मेंशन कर चुके हैं, अगर हम वो भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो उस के साथ भी हम लोग इन्फ्लेशन अंडर 9% देख रहे होंगे, 8.5 से 9% का, पीडीएल की एडजस्टमेंट्स और गैस एंड बिजली के टैरिफ की एडजस्टमेंट साथ साथ। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में चीजें महंगी नहीं है। तो आई थिंक उसको उसी मतलब हम इसी क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को अगर डिफाइन करके भी देखते हैं तो भी शायद वहां से कोई रिस्क नहीं लगते वैल्यूएशंस पे। तो वो चीज अगर हम इनकॉर्पोरेट भी कर लें या उस चीज को हम रन करके भी देखें उस आउटलुक को, तो भी शायद इतना बड़ा मसला नहीं लगता हमें इमीडिएटली। ओके, अच्छा, कुछ ये सवाल आए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में। एनर्जी सेक्टर पे तो आपने कमेंट कर दिया, कुछ और सेक्टर्स पे अगर थोड़ा सा शॉर्ट में अगर बताना चाहें, स्टील, टेक्सटाइल एंड ऑटो। आई थिंक टेक्सटाइल से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक टेक्सटाइल एंड जनरली एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर्स जो हैं, अगर जो आगे चीजें होते हुए नजर आ रही है हमें, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ऑब्वियसली आगे जाके थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू होगा, स्टेट बैंक इज यूजिंग योर करेंसी एज एन इनिशियल बफर टू कर्टेल इंपोर्ट्स, तो हम देखते हैं करेंसी थोड़ी बहुत डीवैल्यू होती जाएगी। बाकी आगे जाके अगर हमें एनर्जी प्राइसेस रैशनलाइज करनी पड़े तो एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स जो हैं वो रिलेटिवली इम्यून है इन दो चीज़ों से, और ऑब्वियसली डिवैल्यूएशन से उनको फायदा होता है। तो आई थिंक इस थीम में एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर जनरली एंड टेक्सटाइल्स इन पर्टिकुलर, स्पेशली एक्सपोर्ट बेस्ड टेक्सटाइल प्लेस शुड आउट परफॉर्म। उनके मुनाफे अच्छे रहेंगे क्योंकि उनका जो रेवेन्यू है वो डिवैल्यूएशन के साथ लिंक्ड है, और जो कॉस्ट साइड है उनको इंटरेस्ट रेट्स ऑब्वियसली ईआरएफ, कंसेशनल लेंडिंग और कंसेशनल एनर्जी प्राइसेस की वजह से उनकी कॉस्ट पे शायद इमीडिएटली कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। तो आई थिंक दे शुड आउट परफॉर्म। जहां तक रही स्टील्स की बात, आई थिंक हमारा जो एक्सपेंशनरी मोड पे फिस्कल पॉलिसी का जो एक मैसेजिंग आई है, आई थिंक उस पर जनरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वॉल्यूम्स आगे जाते हुए अच्छे रहने चाहिए। वो हमें नजर आ रहा है डिमांड का कि वो पास ऑन करते जा रहे हैं जितनी भी एस्केलेशन आ रही है। तो इससे ये लगता है कि वॉल्यूम्स और मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड जो इमीडिएटली तो एटलीस्ट काफ़ी अच्छे रहने चाहिए। और तीसरा आपने ऑटोज की बात की, आई थिंक ऑटोज पे हम शायद लास्ट टाइम भी लास्ट सेशन में वसीम कमेंट कर चुके थे कि इस बार जो वजीफे मिले हैं बजट के अंदर ऑटोज को, काफ़ी स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर को अच्छे मिले हैं। तो आई थिंक हम लोग ऑब्वियसली क्योंकि चिप शॉर्टेजेस और काफ़ी चीज़ों की वजह से आपने देखा रिसेंटली आपके डिलीवरी टाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब हमें लगता है कि वो डिलीवरी टाइम्स शॉर्टन हो जाएंगे और मंथली रन रेट जो है प्रोडक्शन की और सेल्स की काफ़ी अच्छी नज़र आएगी आपको, क्योंकि ऑर्डर बुक तो उनके पास अच्छी है और प्रोडक्शन के इश्यूज जिस तरह गोइंग फॉरवर्ड फ्रेट वगैरह के डिलीवरीज के पार्ट्स के इशू सॉल्व हो जाते हैं, तो अगले कुछ माह में हम लोग प्रोडक्शन के नंबर्स ऑब्वियसली काफ़ी बेहतर देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो उसका आउटलुक भी, इमीडिएट आउटलुक तो बेहतर ही लग रहा है।
ओके, अच्छा मैं कुछ और सवालों की तरफ जाता हूँ. When IMF agreement is expected to be finalized? IMF का जो रिव्यू है वो सितंबर के उनके साथ कंटिन्यूसली तो नेगोशिएशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है IMF के साथ. उसके ऊपर कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है. जो रिव्यू है वो सितंबर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि जो नेक्स्ट रिव्यू है वो होगा. उसमें फिर जो भी गवर्नमेंट एग्री करती है या जो भी उसके ऊपर लाएअमल तय होगा उसके ऊपर फिर IMF के बाद कि हम प्रोग्राम में अभी जाते हैं या वक्त मजीद लगेगा या IMF की गवर्नमेंट जो एक्शन है उनसे सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, वो उसके बाद जो है उसके पे डिपेंड करता है. तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें इवॉल्व होती हैं. राइट नाउ IMF का फोकस जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एनर्जी साइड पर है स्पेशली, और फिजिकल साइड पर जिस तरह के एनर्जी साइड पर टैरिफ बढ़ाने के लिए वो फोर्स कर रहे हैं 2.5 से 3 रुपए से टैरिफ बढ़ाया जाए बिजली का. और जो है प्राइमरी जो बैलेंस है जो कि गवर्नमेंट ने जो बजट किया था वो प्राइमरी डेफिसिट बजट किया हुआ है, जबकि IMF ने जो अप्रैल की रिपोर्ट में एक टारगेट सॉर्ट ऑफ दिया था वो प्राइमरी सरप्लस का था साल 2022 के लिए. तो ये दो बड़े हर्डल्स होंगी जिसके ऊपर गवर्नमेंट और IMF के बीच में कोई दरमियानी रास्ता इनको निकालना पड़ेगा. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि कुछ पार्शली टैरिफ बढ़ा दें या कुछ किसी तरीके से IMF को कन्विंस करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें IMF से ही रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल अगर हमें एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए, स्पेशली यूरो बॉन्ड्स हैं या इवन दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए, तो वहाँ से लोन्स के लिए हमारे पास IMF की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, एक सवाल था लिक्विडिटी फ्लोज पे. अभी रिसेंटली जैसे हमने कुछ IPOs देखे हैं कि IPOs में पार्टिसिपेशन तो अच्छी होती है, तो इस पे कुछ कमेंट करना चाहिए. आई अंडरस्टैंड कि फॉरेनर्स का अभी इंटरेस्ट कम है स्पेशली एनर्जी सेक्टर में, बैंकिंग में, क्योंकि FATF की भी अभी हम ग्रे लिस्ट में ही हैं. बट लिक्विडिटी फ्लोज जो लोकल हैं वो तो स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन शायद ज्यादा फ्लोज जो हैं वो रियल एस्टेट की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं. इस पे अगर कमेंट करना चाहें. नहीं सर, आई थिंक बिल्कुल वो मार्केट, रियल स्टेट की मार्केट रिलेटिव टू इक्विटीज बहुत ही बड़ी है, और हिस्टोरिकली हमने देखा पाकिस्तान में एज अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसकी काफ़ी वजूहत हैं. आपके विजिबिलिटी ऑफ मतलब रेगुलेटरी ओपननेस जो है हमारी मार्केट की बहुत ज़्यादा है. वहाँ पर ग्रे एरियाज ज़्यादा हैं, वहाँ टैक्सेस को इवेट करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है. तो आई थिंक हमने हिस्टोरिकली देखा कि हमारी एज अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल हिस्टोरिकली बहुत बड़ा रहा है रियल स्टेट रिलेटिव टू योर इक्विटी साइड. आई थिंक ऑब्वियसली लोकल लिक्विडिटी रिसेंट में रही है अच्छी, और इसी तरह हमने देखा कि रियल स्टेट में भी काफ़ी बड़े मूव्स आए. लेकिन आई थिंक इमीडिएटली जिस तरह का ग्रोथ का मोमेंटम है, जिस तरह का लग रहा है, तो आई थिंक लिक्विडिटी शुड नॉट बी एन इशू इन द इमीडिएट टर्म्स. और जहाँ तक रही फॉरेनर्स की बात, देखें हमने एक पॉइंट इन टाइम पे हमारा फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो था 35-36% गो राउंड था, तो वो अब सिग्निफिकेंटली काफ़ी कम हो चुका है. आई थिंक वो 10-12% लास्ट टाइम आई चेक कम हो चुका था. उसमें से अगर आप एडजस्ट कर लें स्ट्रेटेजिक होल्डिंग, तो वो बहुत ही इतना बड़ा क्वांटम नहीं है फॉरेन होल्डिंग का. उसकी एक बड़ी वजह हमने जनरली देखा EM और FM में लास्ट 10 सालों में जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ S&P में स्पेसिफिकली थी, डेवलप मार्केट में जिस तरह की थी, वहाँ पर फ्लोज बहुत मूव किए. अब वहाँ पर हम देखते हैं डाइवर्जेंस जो है वो हिस्टोरिकल हाईस पे है वैल्यूएशंस की. डेवलप मार्केट में अगर मैं स्पेसिफिकली US की मार्केट्स की बात करूँ, तो देयर वैल्यूएशंस रिलेटिव टू इमर्जिंग एंड फ्रंटियर मार्केट्स हिस्टोरिकल हाईस पे डाइवर्जेंस हो चुकी है. आई थिंक इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि आगे जाके फंड्स शायद कुड फ्लो बैक EM में, FM में. तो वी माइट आल्सो सी सम पोर्शन ऑफ दैट गोइंग फॉरवर्ड. अब मेरे ख्याल से वो जो एक फॉरेन सेलिंग की वजह से डी रेटिंग का रिस्क था लास्ट कुछ कपल ऑफ इयर्स में, वो काफी डाइल्यूट हो चुका है. तो आई थिंक वी माइट सी फॉरेन फ्लोज एज वेल गोइंग फॉरवर्ड, अगर इफ वी स्टे द पाथ और रिफॉर्म टाइमली करते रहें तो ऑब्वियसली. अच्छा, एक किसी EM और FM से रिलेटिव एक सवाल आया है. थोड़ा सा मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं कि EM मींस इमर्जिंग मार्केट्स एंड FM मींस फ्रंटियर मार्केट्स. सो करंटली वी आर इन इमर्जिंग मार्केट्स. तो एक जो MSCI का नोटिस था दैट दे विल कंसिडर मूविंग
पाकिस्तान टू फ्रंटियर मार्केट समवेयर इन नवंबर, तो इस पे अगर कोई कमेंट करना चाहें, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा? नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस इन कर चुके हैं मेरे ख्याल से, तो आई थिंक वो अगर कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट भी आता है मूव करने का, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। तो आई थिंक मोर लेस तो यही कमेंट है इस पे। बट लास्ट टाइम भी शायद हमने ये डिस्कस किया था, तो शायद सुलेमान थे उसमें, और उन्होंने यही कहा था कि फ्रंटियर मार्केट्स के जो पैसिव फंड्स हैं या शायद एक्टिव फंड्स भी, उनका साइज अब शायद उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा जितना शायद पहले होता था। तो अगर अगर पाकिस्तान को वो रेलीगेट करते हैं टू फ्रंटियर मार्केट, तो फिर शायद उतने इन्फ्लोज जितने शायद एक्सपेक्ट हम पहले कर रहे थे उतने नहीं आएंगे शायद, मे बी शायद इमर्जिंग मार्केट से ज्यादा ही आ जाए। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच जी। आई थिंक और कोई क्वेश्चन अभी नहीं है। थैंक यू मुबश्शिर, थैंक यू वसीम। ओके जी।